नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश आर में। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। क्या हमारे और आपके होम लोन, पर्सनल लोन और व्हीकल लोन फिर से महंगे होने वाले हैं? क्या हमारी सेविंग्स पर फिर से कैंची चलने वाली है? ये सारे सवाल इसलिए हैं क्योंकि कल आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान होने वाला है, जिसमें रेपो रेट में इजाफा हो सकता है। माना जा रहा है कि आरबीआई ब्याज दरों में ½ % की बढ़ोतरी कर सकता है। आरबीआई की एमपीसी की बैठक में देश की बढ़ती महंगाई दर को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा मौजूदा इकोनॉमिक आउटलुक पर भी एमपीसी मेंबर्स ने चर्चा की। एमपीसी की बैठक पर सबकी निगाहें इसलिए भी टिकी हैं क्योंकि महंगाई की मार से निपटने के लिए दुनिया के कई दिग्गज बैंक ब्याज दरें बढ़ाने में लगे हैं। लेकिन ब्याज दरों के बढ़ने से मंदी के बढ़ने का खतरा भी बढ़ रहा है। ऐसे में कई एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिस्ट दुनिया में मंदी की बात कह चुके हैं। ग्लोबल स्तर पर कमोडिटी की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। देश में भी महंगाई दर आरबीआई के अनुमान को पार कर चुकी है। ऐसे में महंगाई से निपटने के लिए आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी में क्या बदलाव हो सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम खास चर्चा करने वाले हैं हमारे खास मेहमान से। लेकिन उससे पहले आपको एक पोल दिखाते हैं जो ईटी नाउ स्वदेश ने किया और समझा कि इस बार की आरबीआई पॉलिसी कैसी हो सकती है। आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अनाउंसमेंट शुक्रवार को होगा और एक्सपेक्टेशंस है कि अराउंड 0.5% रेट हाइक होगा। अभी रेपो ऑलरेडी 4.9% पे है। ऑलरेडी 0.9% का रेट हाइक कर चुकी है आरबीआई लास्ट 2 मीटिंग्स में, और एक उसमें से मई वाला मीटिंग था जो शेड्यूल्ड भी नहीं था। और अब एक्सपेक्टेशंस है कि अराउंड 35 to 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होगा, विच इज़ 0.35 to 0.5% का हाइक होगा। और मैक्सिमम इकोनॉमिस्ट हमने जो पोल किया है वो 0.5% का रेट हाइक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब 2 चीज़ें जो आरबीआई फोकस रखती है जब रेट हाइक करती है, एक है कि इन्फ्लेशन। अभी इन्फ्लेशन तो ऑलरेडी काफ़ी एलिवेटेड है, 3 से 4 महीने से 7% प्लस इन्फ्लेशन है, और ये पूरे साल में 6% जो आरबीआई का टॉलरेंस बैंड है उससे ज़्यादा ही आया है इन्फ्लेशन 2022 कैलेंडर ईयर में। अब ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ का ट्रैजेक्टरी ऑलरेडी आरबीआई ने काफ़ी कम कर दिया है। 7.8% का पहले FY23 का ग्रोथ प्रोजेक्शन था, अब 7.2% ऑलरेडी कर चुके हैं। सो ग्रोथ भी नीचे आ रहा है, इन्फ्लेशन काफ़ी एलिवेटेड है, तो वो दोनों चीज़ें को बैलेंस करने के लिए आरबीआई की उम्मीदें है कि अराउंड 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक करेगा। और अब ये साल में और लास्ट 3 महीने में ही 1.4% का रेट हाइक ऑलरेडी आरबीआई कर चुका है। काफ़ी लिक्विडिटी भी विड्रॉ हो चुका है। सो लार्जली ये पर्टिकुलर वीक आरबीआई पे सब लोगों की नज़र। बिल्कुल, आरबीआई पर नजर रहेगी। ½ % तक की इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन हमारे आपके लिए इसका क्या मतलब है और क्या आरबीआई के पास कोई और तरीका है इस बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए? इन सब सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, Biz2 क्रेडिट एंड Biz2X के सीईओ और को फाउंडर रोहित अरोड़ा। रोहित, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो मैं आपसे बिल्कुल बेसिक सवाल जानना चाहूंगा, आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? आपको लगता है आरबीआई ½ % इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा या उससे ज्यादा भी बढ़ोत हो सकती है? देखिए, ½ % की तो उम्मीद काफी ज्यादा है अभी, क्योंकि फेड ने भी पिछले हफ्ते 0.75% से इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, और जो फेड की स्टेटमेंट इस हफ्ते आई है वो बहुत क्लियर है कि वो इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ाते रहेंगे। तो ½ % तो बढ़ेगा। मेरे को लगता है कि कहीं क्योंकि रुपए पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, आज हमने फिर देखा रुपया काफी वीक हुआ है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि आरबीआई मार्केट्स को सरप्राइज भी दे सकती है कि ½ % से ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं, टू सेंड ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि भाई चीजों को कंट्रोल करना यहाँ पे भी बहुत जरूरी है, महंगाई को भी और रुपए को भी जो स्थिर रखने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, मैं वही अगला सवाल आपसे पूछने वाला था रोहित कि इस समय जो महंगाई है वो एक बड़ा चैलेंज है और आरबीआई के पास यही एक टूल है कि वो इंटरेस्ट रेट को ट्वीक करे, जिसकी वजह से जो है महंगाई काबू में आ सके। फिलहाल जो कंफर्ट जोन है उससे काफ़ी ऊपर है, आरबीआई के कंफर्ट जोन से काफ़ी ऊपर है महंगाई। लेकिन जैसे जैसे ये ब्याज दरें बढ़ती हैं, ग्रोथ इम्पैक्टेड होती है। अंत में जो है इकोनॉमी स्लो डाउन की चर्चा होती है। यही बात हम यूएस में देख रहे हैं, यही बात हम इंग्लैंड में देख रहे हैं। इनफैक्ट आज बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी करीब जो है 27 साल में पहली बार इतना बड़ा रेट हाइक किया है। वहां भी सिचुएशन काफी खराब हो रही है। कैसे बैलेंस किया जा सकता है ग्रोथ और इन्फ्लेशन को? देखिए, जैसे आईएमएफ ने भी कहा है कि अगले साल जो ग्रोथ रेट है पूरी दुनिया का वो 2% रह जाएगा, तो टेक्निकली तो ये रिसेशन वाली सिचुएशन बन रही है पूरी दुनिया में। और जो पिछले हफ्ते अमेरिका के जीडीपी नंबर भी आए हैं, वो पिछले 2 क्वार्टर में
जीडीपी कम हुई है। पहले क्वार्टर में -1.6 थी, दूसरे क्वार्टर में -0.9 थी, विच वाज वेरी मच अगेंस्ट जो भी एक्सपेक्टेशन थी +0.3 की। तो टेक्निकली तो यूएस भी अभी रिसेशन में चला गया है। अब वो एक कहने की बात है कि वो एक्चुअल रिसेशन है कि अभी एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत स्ट्रांग है, एम्प्लॉयमेंट मार्केट स्ट्रांग है, तो वो उसको रिसेशन माने या ना माने। तो अभी क्या है कि ग्रोथ तो अब कम होगी, वो पूरी दुनिया में कम होगी, और वही एक तरीका है महंगाई को कंट्रोल करने का। क्योंकि पिछले 2 साल में जितना पैसा सारे सेंट्रल बैंक्स ने मार्केट्स में रिलीज किया, और दूसरी चीज क्या हुई थी पिछले 2-2.5 साल में कि कोविड के दौरान लोगों की जो लोग घूमने फिरने नहीं जा पाए, लोग बाहर खाना नहीं खा पाए, तो वो ज्यादा जो पैसा था वो यूज हो रहा था गुड्स को बाय करने में। और प्रोडक्शन लाइंस और सप्लाई चेन के इश्यूज तो सबको पता ही हैं। और ये जो अभी ये जो चाइना ताइवान का इशू अब खड़ा हो रहा है, इससे मेरे को लग रहा है कि सप्लाई चेन के इश्यूज और खराब ही होंगे। तो महंगाई को कंट्रोल करने का 2 ही तरीके हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं और मनी सप्लाई को इकोनॉमी में कम करें। इंडिया ने कभी इतना ज्यादा कोई स्टिमुलस दिया नहीं था। यूएस तो ऑलरेडी फेड तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा रहा है, और जो बॉन्ड्स हैं उनको भी कम कर रहा है बहुत तेजी से, 47 बिलियन महीने का, जो कि 95 बिलियन पे पहुंच जाएगा सितंबर में। तो इंडिया के पास एक ही टूल है कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं। अब उसमें यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो ब्याज दरें बढ़ती हैं, पैसा महंगा होता है, और उससे ग्रोथ आपकी कम होगी। तो फिर आपके और मेरे लिए क्या, आम आदमी की बात मैं अगर आपसे करूं रोहित, कैसे समझना चाहिए, हमें कितना तैयार होना चाहिए? हमें ये पता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हमारी ईएमआई बढ़ेगी, मेरा होम लोन महंगा हो जाएगा, शायद मेरी गाड़ी का लोन महंगा हो जाए, मुझे पर्सनल लोन लेना है वो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अब कितनी और तैयारी हमें करनी चाहिए? क्योंकि पिछले कुछ समय से ये धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, सारे बैंकों ने अपने जो है इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ाए हैं। अब आपको क्या लगता है कहां जाकर आरबीआई कंफर्टेबल पोजीशन में आ पाएगा? कितने और हाइक्स की उम्मीद की जाए? देखिए, अभी तो अगर हम देखें तो इंटरेस्ट रेट प्री कोविड लेवल से भी नीचे है। तो सबसे पहले तो ये है कि जो रेपो रेट 6.25% था प्री कोविड, वहां तक तो ये जाएगा। अब उसमें एक सबसे बड़ा जो पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है, इंडिया के लिए भी चैलेंज है कि अगर यूएस अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाता गया, जो लग रहा है और जो हम लोग डेटा देख रहे हैं, और बिस्टो क्रेडिट का हमारा काफी बड़ा वहां पे अपना बिजनेस है, हम वहां का डेटा भी हर रोज देखते हैं कि इन्फ्लेशन बहुत हाई है और उसके कारण डिमांड कम होती जा रही है। तो फेडरल रिजर्व को रेट जितने वो बढ़ाएगा उतना रुपए पे प्रेशर बढ़ेगा। तो इंडिया के लिए 2 चैलेंज हैं। अगर हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाते ज्यादा तो महंगाई बढ़ेगी, और दूसरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि रुपया जितना वीक होगा उतने हमारे ऑयल के इंपोर्ट के प्राइस बढ़ेंगे और उतना ज्यादा महंगाई और बढ़ेगी। तो हमारे हाथ थोड़े बंधे हुए हैं। तो जो मुझे उम्मीद है पहला जो स्टेप है उसमें यह है कि आरबीआई उस लेवल तक लेके जाएगा रेपो रेट को जहां पे प्री कोविड था, वो 6.25 है। और उसके बाद ये लोग देखेंगे कि फेडरल रिजर्व क्या कर रहा है और महंगाई दर यूएस में कहां तक जा रही है, और तेल के प्राइसेस। एक अच्छी चीज हुई है पिछले हफ्ते भर में कि तेल के प्राइस नीचे आए हैं, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि यूएस कंज्यूमर डिमांड जो है तेल की, वो जुलाई के नंबर्स जो अब आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट 12 से 15% कम होती जा रही है कंपेयर टू जो पिछले साल थी, तो या जो जून में भी थी। तो वो एक अच्छा साइन है कि अगर तेल के दाम कम हो जाते हैं तो प्रेशर कम हो जाएगा इंडिया पे। लेकिन ओवरऑल अभी प्रेशर रहेगा, और ये जो मेरे को लग रहा है 6 से अगले 9 महीने काफी तकलीफ रहेगी मार्केट में। 6 से 9 महीने काफी मुश्किल भरे हो सकते हैं। यहाँ पर ब्याज दरें कुछ और बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी ही आरबीआई को, कोई और तरीका नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि इस सिचुएशन को समझने के लिए, क्योंकि महंगाई में एक बड़ा फैक्टर फूड इन्फ्लेशन का होता है, करीब 40-45% हिस्सा फूड इन्फ्लेशन का होता है पूरा, अगर हम महंगाई का आंकड़ा देखें। उसके बाद फ्यूल होता है। ये सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है, बहुत सारी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं। हमें कहा जाता है कई बार कि भारत तो सारी महंगाई इंपोर्ट करके लाता है। तो इसके लिए क्या हो सकता है तरीका? क्या सरकार को कुछ कदम उठाने होंगे? आरबीआई अपना काम कर रहा है, लेकिन आई एम श्योर कहीं ना कहीं सरकार को कुछ मदद करनी पड़ेगी ताकि दोनों मिलकर ये जो पूरा इन्फ्लेशन है उसको कुछ कम कर सके। क्या स्टेप्स हो सकते हैं वो? देखिए, आपने बड़ी सही बात कही। फूड इन्फ्लेशन जो है वो काफी तेजी से बढ़ रही है ऑन ग्राउंड। अब 2 उसमें चीजें हैं। मॉनसून अभी जैसा है थोड़ा मिक्स्ड है,
तो अगर मॉनसून और पिकअप करता है तो ये उम्मीद है कि अक्टूबर तक फूड इन्फ्लेशन थोड़ी कम हो जाएगी। तेल एक ऐसी चीज है जो कि इंडिया के हाथ में बिल्कुल नहीं है, सब जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, सप्लाई के इश्यूज हैं। ओपेक बिल्कुल सप्लाई नहीं बढ़ाना चाहता, जो हमने कल भी ओपेक प्लस की मीटिंग में देखा है कि उनका कोई प्लान नहीं है सप्लाई बढ़ाने के लिए मीनिंगफुल वे में। तो मेरे हिसाब से तेल के दाम तो अभी $100 के आसपास तो रहेंगे ही रहेंगे, और वो इंडिया के लिए काफी परेशानी करेगा। जो दूसरी परेशानी आएगी वो ये आएगी कि रुपए पे प्रेशर अभी और बढ़ेगा। एक जो न्यूज बड़ी इंडिया के लिए डिस्टर्बिंग है कि यूएस में ऑल ऑफ ए सडन पिछले 15-20 दिनों में आप देखें सारे रिटेलर जो हैं, वॉलमार्ट, टारगेट और बाकी, इन्होंने जो रिजल्ट्स दिए हैं उन्होंने कहा है कि यूएस का जो आज कंज्यूमर है वो सिर्फ ग्रोसरी और गैस बाय कर रहा है, गैस मतलब ऑयल, पेट्रोल, और उन्होंने एपरल और गारमेंट्स और बाकी चीजें जो खरीदना कम कर दिया है। अब आप देखें उसका हमारे पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। हमारा ट्रेड डेफिसिट जुलाई का 31 बिलियन हो गया, जो अप्रैल में 20 बिलियन था। तो इसका क्लियर मतलब है कि अगर हमारे एक्सपोर्ट और कम होंगे तो रुपए पे और प्रेशर आएगा। रुपए पे प्रेशर का मतलब है महंगाई और बढ़ेगी। तो फूड का तो हम मॉनसून और सप्लाई चेन अगर हम और बेटर कर लें अपनी लोकल, तो हम फिर भी बच सकते हैं कुछ हद तक। पर जो बाकी जो हम इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो पाम ऑयल है, चाहे आपका क्रूड ऑयल है, चाहे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स का इंपोर्ट बहुत बढ़ गया है, सेलफोन, लैपटॉप्स, वो हमारे कंट्रोल के बाहर है। और उसमें एक एप्रिशिएटिंग डॉलर से हमारी परेशानी और बहुत बढ़ेगी। सरकार क्या कर सकती है? सरकार 2 कदम ले रही है। एक, उन्होंने एक्साइज ड्यूटी तेल पे कम की थी, अब उनको एक्साइज ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी बाकी चीजों पे कम करनी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं रहेगा महंगाई कंट्रोल करने का। पर वो बहुत ज्यादा कम नहीं कर सकते क्योंकि सरकार का भी अपना जो वित्तीय घाटा है वो बहुत ज्यादा है, वो डबल है कोविड से पहले का, तो उनके पास भी ज्यादा रूम नहीं है। तो हमारे को अगले 6 से 9 महीने महंगाई भी रहेगी, रुपया भी कमजोर होगा, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेंगे, और ओवरऑल आर्थिक मंदी यहाँ से आगे बढ़ने वाली है। चलिए, तो कुल मिलाकर बात ये कि अगले 6 से 9 महीने ये मुश्किलों का समय जो है वो जारी रहेगा। महंगाई अभी बनी रहेगी कुछ समय। सरकार कोशिश कर रही है, आरबीआई भी कोशिश कर रही है आपको और हमें शायद कुछ ज़्यादा ईएमआई देते रहनी पड़े, हमें हमारी ईएमआई महंगी होती जाएगी। लेकिन शॉर्ट टर्म में कल आरबीआई ब्याज दरें बढ़ाएगा, ये भी तय दिखाई दे रहा है, और आधे % तक की बढ़त हो सकती है, ऐसा कंसेंसस बन रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित अरोड़ा जी, समय निकालकर आज ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए और हमें ये पूरा मुद्दा समझाने के लिए। आज ब्रेक लग गया, भारी उतार चढ़ाव के बीच निफ्टी 17,400 के नीचे बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक में हमने 234 अंकों की गिरावट देखी। सेंसेक्स भी हल्की गिरावट के साथ ही बंद हुआ। बाजार में आज दिन भर किस तरह का एक्शन रहा, बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रही है मेरी सहयोगी मानसी दवे। वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड थी क्योंकि वीकली एक्सपायरी का सेशन था और वॉलेटिलिटी ही दिन भर बाजार में हावी होती हुई दिखी। उतार चढ़ाव के बीच बाजार ने ट्रेड किया। कहीं भी करेक्शन आने पर बाजार जो है एक लेवल को बचा नहीं पा रहा था, इंटैक्ट नहीं रख पा रहा था। हालांकि आखिरी कुछ मिनटों में बाजार ने रिकवरी भी अटेम्प्ट की, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक मूव जरूर नजर आए क्योंकि रिजल्ट का इम्पैक्ट कई सारे स्टॉक्स पर देखने को मिला। ऑफकोर्स फार्मा स्पेस आज इसी की बात सबसे पहले होनी चाहिए क्योंकि फार्मा सेक्टर में अच्छी मजबूती के बीच ट्रेड्स हमने देखे, और इनफैक्ट फार्मा से जुड़े कई सारे काउंटर्स थे, एक एक करके उनमें भी स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स जो है ऑन पॉजिटिव साइड आते हुए दिखे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्यूआईपी को काफी अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ दिखा और दिन भर स्टॉक में अच्छी तेजी के बीच ही ट्रेड रहा। इसके अलावा रेडिंगटन और पीआई इंडस्ट्रीज ने पॉजिटिव रिजल्ट्स पोस्ट किए, जिसका सीधा असर यहां पर देखने को मिला। 9% की तेजी रेडिंगटन में और पीआई इंडस्ट्रीज में करीब 4% की तेजी पर ट्रेड्स देखने को मिले। डाबर ड्यूरिंग दी मार्केट आज नंबर्स आते हुए दिखे और नंबर्स अच्छे रहे, जिसका सीधा असर था चूंकि डाबर में प्ले आउट होता हुआ दिखा। मजबूती के साथ इस स्टॉक में भी ट्रेड देखने को मिला और महिंद्रा एंड महिंद्रा के नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं, एक्सपेक्टेशंस नंबर से अच्छी, और इसी के चलते हमने देखा स्टॉक में अच्छी मजबूती थी। निफ्टी के चढ़ने वाले स्टॉक्स की सूची को अगर देखेंगे, इन्फोसिस, सन फार्मा, सिप्ला, नेस्ले जैसे काउंटर्स थे जिन्होंने दिन भर बाजार के सेंटिमेंट्स को बूस्ट अप किया। आईटी स्पेस में टीसीएस भी रहा जिसने अच्छी तेजी दिखाई। लगातार 2 सेशन से हम देख रहे हैं आईटी में अच्छी मजबूती है। बिकवाली का दबाव रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स में देखने को मिला। बैंकिंग काउंटर्स में आज इतनी मजबूती नहीं थी। अमूमन हम देखते हैं बैंकिंग जो है निफ्टी के मुकाबले काफी हद तक परफॉर्म करने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन बैंक निफ्टी की तरफ से कमजोरी ज्यादा हावी होती हुई दिखी। मिड कैप काउंटर्स में वरुण बेवरेजेस लिमिटेड करीब 3 ट्रेडिंग सेशन से मजबूती दिखा रहा है। इप्का लैब्स, इंडिया मार्ट, एयू स्मॉल फाइनेंस, अस्त्राल और लॉरस लैब्स पर
फोकस रहा। सेक्टर स्पेसिफिक बटा हुआ था बाजार, क्योंकि हमने देखा फार्मा, आईटी और कुछ हद तक एफएमसीजी प्ले और मेटल्स में भी मजबूती रही, लेकिन इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज, निजी बैंक क्षेत्र और सरकारी बैंक क्षेत्र में कमजोरी का दबाव देखने को मिला। तो ऑल इन ऑल उतार चढ़ाव भरा सेशन और क्लोजिंग भी कुछ ऐसी ही देखने को मिली। बिल्कुल उतार चढ़ाव भरा सेशन, लेकिन अब यहाँ से आगे क्या, कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स पे आपको फोकस करना चाहिए? इस मुद्दे पर ईटी नाउ स्वदेश पर लगातार हमारी चर्चा होती रहती है। कैपिटल गुड सेक्टर को लेकर क्या नजरिया बन रहा है और किन सेक्टर्स में निवेश के बेहतरीन मौके बन रहे हैं? फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन दवीना मेहरा से सुनिए ये एक्सक्लूसिव बातचीत। आपने कैपिटल गुड्स अपने पार्ट बना रखे हैं सेक्टर अपने पोर्टफोलियो का, आपको इसमें एक स्ट्रक्चरल रैली नजर आती है स्पेस में? हम लोगों को तो काफी समय से नजर आता था ये चीज। हम लोग के सिस्टम ने ये फ्लैग किया था, मेरे ख्याल 2 तिमाही से ऊपर ही हो गया। और आज मैं देखूं हमारे पोर्टफोलियो में तो सबसे ज्यादा ओवरवेट सेक्टर ये कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, जिसमें मतलब ये कमिंस वगैरह टाइप की कंपनी, ये सब आप मिला लें तो सबसे ज्यादा ओवरवेट सेक्टर यही रहा है पिछली मेरे ख्याल लगभग 2 तिमाही से। और अभी मैं जुलाई के भी नंबर देख रही थी, तो जो टॉप 10 परफॉर्मर्स हम लोग के लिए हैं उसमें शायद 5 इस सेक्टर से होंगे। तो ये सेक्टर तो हम लोग को अच्छा लगता रहा है और अभी भी अच्छा लग रहा है, अभी भी उसमें बदलाव नहीं है। अभी हम लोग अभी तो अच्छा ही लग रहा है। और स्पेशली कंपैरेटिवली भी अगर हम देखें कौन से और सेक्टर्स हैं तो उस हिसाब से रिलेटिवली भी ये सेक्टर अच्छा लगता है। कुछ और चीजें भी अच्छी लगती हैं बट ये डेफिनेटली उस लिस्ट में है। देवीना, तो कैपिटल गुड स्पेस तो एक समझ आया जहां आपका बुलिश भी हुआ, और इसके अलावा आपको क्या पसंद आ रहा है? हम आपके कुछ कमेंट्स भी पढ़ रहे थे, आप काफी बुलिश हैं टेक्सटाइल पर, कमोडिटी सेक्टर पर। यहाँ पर भी अगर और आप अपना रैशनल शेयर करें, क्यों पसंद आ रहे हैं आपको इस स्पेसेस? देखिए, एक तो रुपी डेप्रिसिएशन की रुपया नीचे जाएगा, ये हमारा कॉल फिर रहा है लगभग अब तो 7-8 महीने से कि ये 2022 में आपका जो बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क है वो ये है कि रुपी नीचे जाएगा, और जो कि हुआ भी है। तो ये चीज तो उसके कारण भी हम लोगों को एक वो थीम और एक जैसे पीएलआई और मैन्युफैक्चरिंग वाली थीम अच्छी लगी है। अगर आप ब्रॉड लेवल पे देखें तो उसके तहत हम लोग को आईटी सर्विसेज जो इतना अच्छा इन 6 महीने में नहीं किया, उसके पहले 1.5 साल तो हमारे को बहुत पैसा कमा के दिया, पर वो सेक्टर अभी भी ठीक ही लगता है। थोड़ा ओवरवेट होंगे उसमें कैपिटल गुड्स, मैंने कहा टेक्सटाइल्स अभी भी अच्छा लगता है। टेक्सटाइल्स में प्रैक्टिस रीबैलेंस में कुछ हम लोगों ने उसमें ऐड भी किया, कुछ और स्टॉक्स भी लिए। केमिकल्स में आपको थोड़ा सोच समझ के देखभाल के लेना है। उसमें कुछ अच्छे लगते थे, कुछ अभी भी अच्छे लगते हैं। एक सेक्टर ऐसा है कि, या एक मैं बोलूँगा सेगमेंट ऐसा है कि वो वहीं का वहीं खड़ा रहा, उसके आसपास जितने लोग थे वो सब आगे निकल गए। वो थे सरकारी बैंक, वो एक दूसरे को देखते रह गए, अच्छा हम तो यहीं खड़े हैं, हमारे साथ वाला आईटी भी निकल गया, ऑटो भी चला गया, ऑटो एंसिलरीज भी चला गया, तो वो चलेंगे कभी? सरकारी बैंक कभी चलेंगे? बैंकिंग के बारे में मैं कई बार कह चुकी हूँ कि बैंकिंग जो एक उसका मूल रूप है वो मुझे पसंद नहीं है, कि इतना हाईली लेवरेज सेक्टर है और ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको बाहर से मालूम नहीं चल सकता कि कब किस बैंक में कोई नेगेटिव सरप्राइज आएगी, कोई बुरी खबर आएगी, कोई स्केलेटन निकलेगा। तो उसमें अगर ये सेक्टर ऐसा होता कि मार्केट में उसका वेट बहुत कम होता तो मैं उसकी तरफ देखती ही नहीं, सच्ची बात तो ये है। अब इतना बड़ा वेट है, तो बहुत समय तक तो हम लोगों ने बहुत ही कम वेट रखा था, अब वहां से हम लोग काफी ज्यादा ऊपर आए हैं और उसमें थोड़ा चूज ही रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि सरकारी बैंक भी है और दूसरे भी है, तो 3-4 बैंक होंगे, लेकिन अभी भी हम लोग काफी अंडरवेट ही होंगे सेक्टर के इंडेक्स के बनस्पत। तो वो एक बैंकिंग में बिल्कुल खुल के घुस जाना वो मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि वो बैंकिंग का जो अंदर का पार्ट है वो समझ में आता है, बैंकर रही हूँ और फिर फॉलो भी किया है इतने सालों से। तो वो ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें मतलब लंबे समय के लिए मैं कहूँ कि एकदम आंख बंद करके निवेश कर सकूं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नतीजों की। डाबर और ब्रिटानिया ने आज जून तिमाही के नतीजे पेश किए। मेरी सहयोगी विनी मोतीवाला मेरे साथ जुड़ रही हैं, उनसे समझते हैं नतीजे कैसे रहे। विनी, सबसे पहले डाबर की बात करते हैं, बताइए कैसे रहे नतीजे। डाबर ने अपने Q1 FY23 नंबर्स रिपोर्ट किए। ओवरऑल देखें तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आ रहा है डाबर से। रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, मार्जिन ग्रोथ देखें सब इनलाइन है ET Now एस्टिमेट्स के साथ। और वॉल्यूम ग्रोथ ये टाइम अराउंड है 5% की वॉल्यूम ग्रोथ। कंपनी ने भी हाईलाइट की थी अपनी Q1 अपडेट में मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ, तो वही आ रही है 5% वॉल्यूम ग्रोथ दिस टाइम अराउंड। उसके अलावा रेवेन्यूज की बात करें 8% रेवेन्यू ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पर जो ओवरऑल मार्जिन की बात करें, यस स्लाइट बिट ऑफ डिक्लाइन कॉन्ट्रैक्शन दिख रही है मार्जिन में, 200 बेसिस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज इन्फ्लेशनरी प्रेशर थे, महंगाई बढ़ रही है, तो उसकी वजह से जो प्रेशर रहे हैं मार्जिन पे वो बरकरार है इवन ये इस क्वार्टर में। और जो 5% प्राइस हाइक ली थी कंपनी ने, वो बचा रही है मार्जिन को, वो सपोर्ट कर रही है मार्जिन को और मिटिगेट कर रही है वो ज़्यादा डिक्लाइन जो मार्जिन देख सकते थे उसकी वजह से थोड़ा सपोर्ट रहा है मार्जिन को, और सिर्फ 200 बेसिस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन दिख रही है। ओवरऑल एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट जो आ रही है वो है कि रूरल और अर्बन ग्रोथ दोनों डाबर के लिए सेम रहे थे, ऑन पार रहे थे, इक्वल रहे थे, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑल इन ऑल कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी है, वेदर बेवरेजेस सेगमेंट में देखे जहाँ पे उन्होंने 50+% की ग्रोथ देखी है, होम केयर बिजनेस में भी 52% की ग्रोथ देखी है, आउट ऑफ होम कंजम्पशन इंप्रूव हो रहा है, तो ये ट्रेंड बरकरार रहा है। फूड बिजनेस में भी अच्छी 35% की ग्रोथ रही है, ओरल केयर और स्किन केयर बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ है। ओवरऑल कंपनी ने 98% पोर्टफोलियो में मार्केट शेयर भी गेन किए, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ मोमेंटम कंपनी ने वहाँ पे देख ली है। तो ऑल इन ऑल इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है डाबर से। डाबर की तरफ से तो अच्छी खबर ही दिख रही है, इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स हैं, आप बता रही हैं ग्रोथ भी ठीक ठाक है। ब्रिटानिया ने भी नंबर्स पेश किए आज, क्या उसका परफॉर्मेंस भी कुछ ऐसा ही रहा? ब्रिटानिया ने अपने Q1 FY23 नंबर्स रिपोर्ट किए और देखा जाए तो ओवरऑल जो नंबर्स आए हुए हैं वो मिस थे ET Now के एस्टिमेट्स के हिसाब से। जो बात करते हैं अभी रेवेन्यूज़ की, रेवेन्यू आया है 3700 करोड़, जो है इंक्रीज ऑफ अराउंड 8.7% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। और इबिटा परफॉर्मेंस, ऑपरेटिंग की बात करें, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इबिटा डिक्लाइन हुआ है, 9% डिक्लाइन आई है इबिटा में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और इबिटा है 500 करोड़ पे, जो है अराउंड 20% मिस आता है, 18 to 20% मिस जो एस्टिमेट्स के हिसाब से था। मार्जिन्स भी काफ़ी शार्प कॉन्ट्रैक्शन दिख रही है, मार्जिन्स में भी मार्जिन्स है 13.5% वर्सेस 16.3% लास्ट ईयर, तो अराउंड 300 बेसिस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन आ रही है मार्जिन्स में भी। और बॉटम लाइन की बात करें तो वो भी प्रेशर में ही रहा है, 13% डिक्लाइन दिख रही है बॉटम लाइन और प्रॉफिट्स में भी, और प्रॉफिट्स आ रहे हैं 337 करोड़ पे। पर मेनली बात करते हैं जो कमेंट्री में आ रही है, तो यस ये टाइम इन्फ्लेशन ने इम्पैक्ट कर रहा है, किया हुआ है मार्जिन्स को, पर मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो थोड़ी कमोडिटीज़ में अभी रिलीफ दिख रही है, ड्रॉप इन प्राइसेस दिख रहा है, पाम ऑयल प्राइसेस देखे, क्रूड प्राइसेस देखे, वो कंपनी को एड करेगा, आगे जाते हुए सपोर्ट करेगा उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को भी आगे जाते हुए, और इम्प्रूव करेगा मार्जिन्स को आगे जाते हुए। कंपनी की रूरल फुटप्रिंट भी इम्प्रूव हुई है, उन्होंने काफ़ी एडिशंस भी किए हुआ है, और ऑल्सो वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि रूरल में उन्होंने मार्केट शेयर गेन की है जहाँ पे बेटर थे अर्बन के हिसाब से, तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है हाईलाइट करने के लिए। और कंपनी ने कहा है कि दे हैव टेकन नेसेसरी प्राइस इंक्रीजेस टू कवर द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, तो वो तो ऑलरेडी हो चुका है, तो अगर कोई प्राइस करेक्शन आएगा तो वो भी आगे जाते हुए क्वार्टर्स में रोल बैक होते हुए में भी दिख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स है अर्निंग्स से, पर ओवरऑल अर्निंग्स जो है वो मिस आया है ET Now के हिसाब से। ओके, तो ब्रिटानिया के नंबर्स यानी मिस हैं हमारे एस्टीमेट से। बहुत शुक्रिया विनी उस पूरे अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अपने 16 साल पूरे होने के मौके पर फ्लाइट ऑपरेशन को लेकर इंडिगो ने एक नई पहल की है। कंपनी ने फ्लाइट ऑपरेशन में तेजी लाने के मकसद से यात्रियों को 3 गेट से उतारने की व्यवस्था शुरू कर दी है। इससे गो अराउंड टाइम में कमी आएगी और लागत भी घटेगी। इस पर और डिटेल्स दे रहे हैं मेरे सहयोगी समीर दीक्षित। इंडिगो एयरलाइंस अपनी 16th एनिवर्सरी मना रही है, और इस 16th एनिवर्सरी मनाने के मौके पर एयरलाइन ने एक यात्री सुविधाओं के नज़रिए से नई सुविधा की शुरुआत करी है, नए फीचर को रोल आउट किया है, जिसका नाम है 3 पॉइंट डिसएम्बार्केशन। यानी कि अब एयरक्राफ्ट से सिर्फ 2 जगह से नहीं बल्कि 3 जगहों से यात्री बाहर आ सकते हैं, जिसको 3 पॉइंट डिसएम्बार्केशन बोलते हैं। और यही आप इस वक्त तस्वीरों के जरिए देख भी पा रहे होंगे कि ये जो रैंप लगे हैं ये 3 जगह पर लगे हैं, एग्जिट 3 जगह से हो सकती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब तक जो एयरक्राफ्ट से यात्रियों को बाहर आने में तकरीबन 12 से 15 मिनट लगते थे, वो समय अब बचेगा। इंडिगो का दावा है कि ये 3 पॉइंट डिसएम्बार्केशन से अब सिर्फ
7 या 8 मिनट में जो पैसेंजर है वो बाहर आ पाएगा। यानी कि यात्रियों के लिए अच्छी बात है कि वो एयरक्राफ्ट से जल्दी बाहर आ पाएंगे, जल्दी घर जा सकेंगे, लेकिन एयरलाइन के लिए भी ये राहत की बात या अच्छी बात यह है कि वो अब ज़्यादा फ्यूल की बचत कर पाएंगे, ईंधन बचेगा, समय बचेगा, पंक्चुअलिटी लेवल भी इंप्रूव होगा, क्योंकि इस जितना जल्दी ये डिसएम्बार्केशन प्रोसेस पूरा होगा एयरलाइन जल्दी गो अराउंड कर सकती है अपने एयरक्राफ्ट का। तो एक नई सुविधा की शुरुआत 16वें एनिवर्सरी पे इंडिगो एयरलाइन ने करी है। इसका ट्रायल तकरीबन 45 दिन से किया जा रहा था। कई मेजर डेस्टिनेशंस पे मसलन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई वगैरह में इसका ट्रायल किया गया। अब एयरलाइन इसको रोल आउट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अपने एयरक्राफ्ट A320 और A321 में इसको रोल आउट किया जाएगा और साथ ही साथ शुरुआत में जो प्रमुख डेस्टिनेशन है मसलन मुंबई, बेंगलुरु, वहाँ पर रोल आउट होगा, लेकिन अगले तकरीबन 90 दिनों में लगभग सभी डेस्टिनेशंस और सभी एयरक्राफ्ट में इंडिगो इसको रोल आउट करेगी। और इंडिगो की नई पहल पर कंपनी के CEO रोनाजॉय दत्ता से खास बातचीत की समीर दीक्षित ने। It will improve the punctuality most of all, but importantly the customers get home fast. They don't want to spend time deboarding, boarding. So this was a very good innovation on the part of Indigo. And like I said, A320s are flown all over the world. No one else does it except us. खाने के तेल की कीमतों में और कमी आ सकती है। कंज्यूमर्स को राहत देने के लिए आज फूड सेक्रेटरी की अध्यक्षता में खाद्य तेल उत्पादक और बड़ी मार्केटिंग कंपनियों की बैठक हुई। पूरी डिटेल्स दे रहे हैं मेरे सहयोगी समीर दीक्षित। खाद्य तेल की कीमतों को लेकर के सरकार ने आज एक अहम बैठक करी। इस बैठक की अध्यक्षता सेक्रेटरी फूड मिनिस्ट्री की तरफ से थी और इसमें एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरर्स और साथ ही साथ मार्केटिंग कंपनी के प्रतिनिधि शामिल थे। इस बैठक में सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है कि सरकार की तरफ से साफ ये संदेश दे दिया गया है कि मौजूदा 2 फैक्टर के चलते अभी भारत में एडिबल ऑयल की जो कीमतें हैं उसमें और कमी लाई जा सकती है। पहला कारण यह है कि जो भारत में इंपोर्टेड एडिबल ऑयल की उपलब्धता है वो पर्याप्त है, और दूसरी बात यह है कि ग्लोबल स्तर पे भी जो एडिबल ऑयल खाद्य तेल की कीमतें हैं उसमें नरमी लगातार देखी जा रही है। कीमतों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ये 2 बड़े फैक्टर हैं जिसके चलते सरकार ने भारत में जो एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरर हैं बड़े या जो मार्केटिंग कंपनीज हैं उनसे साफ तौर पे कहा है कि और गिरावट कीमतों में की जा सकती है, और ये जो गिरावट होगी तकरीबन 10 से 12 रुपए की रेंज में हो सकती है। सरकार ने ये कहा है कि ये जो कमी या गिरावट कीमतों में हो सकता है ये अगले हफ्ते या 2 हफ्ते में लागू करना होगा, जिसमें मोटे तौर पे जो एडिबल ऑयल कंपनी के जो प्लेयर हैं, स्टेक होल्डर हैं, उन्होंने सहमति जता दी है। और ये जो कीमतें अगर कम होंगी तो इसका बड़ा फायदा आम उपभोक्ता को मिलेगा, खासकर आगामी त्योहारों को देखते हुए। एडिबल ऑयल की कीमतों में पिछले भी 2 महीनों में जो बैठकें हुई हैं उसका एक सकारात्मक नतीजा देखने को मिला है कि कीमतों में गिरावट दर्ज हुई है, और एक और बैठक उससे भी उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 हफ्ते में जो खाद्य तेल की कीमतें हैं भारतीय बाजार में तकरीबन 10 से 12 रुपए उसमें कमी आ सकती है। गेहूं एक्सपोर्ट बैन को हटाने के हालात अभी नहीं बने हैं और अभी भी बैन जारी रखने की जरूरत है, ये कहना है नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चांद का। प्रोफेसर चांद ने ईटी नाउ स्वदेश की संवाददाता मेघना मित्तल से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि खाने के तेल की कीमतें पिछले दिनों में काफी नीचे आई हैं, लेकिन अभी ऐसे हालात नहीं बने हैं कि एडिबल ऑयल के इंपोर्ट पर ड्यूटी लगाई जाए। डोमेस्टिक प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए वीट एक्सपोर्ट्स पर भी बैन जो है वो अभी लगा हुआ है, तो क्या आपको लगता है अभी हम इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम होते हुए देख रहे हैं पिछले महीने में, तो क्या ये कंटिन्यू रखना चाहिए? अभी भी बीट की प्राइसेस जो है वो $440-50 से थोड़ा नीचे आई हैं, लेकिन अभी भी जो प्राइस है इंटरनेशनल वो हमारी डोमेस्टिक प्राइस से काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी तो ऐसी स्थिति नहीं बनी कि यदि हम एक्सपोर्ट पे बैन हटा दें तो हमारी मार्केट पे कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। उसका एक और कारण भी ये है कि इंटरनेशनली इस बार इतनी ज़्यादा बीट हेल्ड अप हुई है रशिया में और यूक्रेन में कि यदि मान लो हम एक्सपोर्ट बैन हटा देते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि बीट का एक्सपोर्ट 4-5 मिलियन टन पे बंद हो जाएगा। बीट का एक्सपोर्ट कम से कम 20-25 मिलियन टन हो जाएगा। उससे फिर जो हमें अवेलेबिलिटी चाहिए उस पर वही नहीं अवेलेबल होगी, तो फिर तो ऐसा होगा कि हम इंटरनेशनल कंज्यूमर को प्राइस लो देने के लिए अपने कंज्यूमर की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई कर रहे हैं, और मेरे विचार में ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार की नीति हमेशा ये रही है कि जब बहुत हाई इन्फ्लेशन होती है तो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, जब डिफ्लेशन या कोई प्राइसेस लो होती हैं तब प्रोड्यूसर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना।
तो आपने देखा होगा कि आज से 6 महीने पहले यदि हम देखें तो जो हम एक्सपोर्ट में प्राइस किसान को मिल सकती थी बीट से, हमारी सरकार किसान को उससे 20% ज़्यादा प्राइस दे रही थी। तो कंज्यूमर भी उस समय ये आर्गू कर सकता था कि आप हमें इंपोर्ट क्यों नहीं लेने देते, इंपोर्ट हमें सस्ता मिलता है। तो ये परिस्थिति के अनुसार है कि आज की परिस्थिति अभी ऐसी है कि हम इस जो एक्सपोर्ट बैन को यदि ऐसा अभी हटाएंगे तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बीट की देश से बाहर चली जाएगी और हमारी अपनी ही बीट के प्राइसेस जो हैं वो आसमान को छूने लगेगी। एक आखिरी सवाल और बहुत अहम सवाल है एडिबल ऑयल प्राइसेस का, जो अभी भी काफ़ी बढ़े हुए चल रहे हैं। आप उस कमेटी में भी हैं जो रिव्यू करते हैं एडिबल ऑयल प्राइसेस, जिसकी हाल ही में अभी बैठक भी हुई थी। तो क्या अभी निष्कर्ष है कमेटी का, क्या आपका आउटलुक है एडिबल ऑयल प्राइसेस पर? अब कमेटी का क्या है निष्कर्ष वो तो नहीं मैं आपसे शेयर कर सकता, लेकिन आउटलुक जो है वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। पिछले 2 महीने में जो एडिबल ऑयल हैं उनकी प्राइसेस काफ़ी नीचे आई हैं और इंडोनेशिया जो है उसने जब एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था तो अब उसके पास इतना इकट्ठा हो गया पाम ऑयल कि उसके पास भी रखने की जगह नहीं है। तो अब वो काफ़ी लिबरल होके उसको अलाउ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो इंटरनेशनल प्राइसेस है एडिबल ऑयल की वो काफ़ी हाई है, वो नॉर्मल लेवल पे अभी नहीं आई। तो इसीलिए अभी जो इंपोर्ट है उसको लिबरल रखना और उस पर टैरिफ नहीं लगाना वो फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन यदि कोई ऐसा जो ट्रेंड सेट हुआ है पिछले 1 महीने में, यदि वही ट्रेंड कंटिन्यू रहा कि उसी तेज़ी से इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे जा रही हैं, तो संभावना है कि 3-4 महीने के बाद टैरिफ को दोबारा लगाने पे विचार किया जा सकता है। और अब खबर एंटरटेनमेंट जगत से, जो कि एक बार फिर से ट्रोलर्स के निशाने पर है। वैसे इसे इत्तेफाक कहा जाए या प्री प्लानिंग कि जैसे ही बॉलीवुड की फिल्में पर्दे पर उतरने को तैयार होती हैं, उससे पहले ही ट्रोलर्स बॉयकॉट को तैयार होते हैं। पिछले कुछ समय से ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की अपकमिंग मूवी डार्लिंग्स को लेकर #बॉलीवुड आलिया भट्ट ट्रेंड चल रहा है। तो आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार की रक्षाबंधन का भी सोशल मीडिया पर खूब बॉयकॉट हो रहा है। इससे पहले भी कई फिल्में बॉयकॉट के ट्रेंड से गुजर चुकी हैं और कई तो मुनाफे में भी रहीं। आखिर ये नया ट्रेंड कहाँ से शुरू हुआ, इसका क्या असर होता है, कहां से शुरू होती है बॉयकॉट की कहानी और कौन है इस बॉयकॉट का कर्ता धर्ता? क्या ये हैशटैग वाकई में रियल होता है या फिर क्रिएटेड होता है? ऐसे न जाने कितने सवाल पैदा हो रहे हैं और आम लोगों के साथ साथ इंडस्ट्री के लोग भी इसकी जानकारी चाहते हैं। इसीलिए आज हम इस हैशटैग को लेकर चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ 2 खास मेहमान शामिल हो रहे हैं इस चर्चा में। सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट और कंसल्टेंट उत्पल खोज जी और साथ ही साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक नीलिमा कुलकर्णी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। उत्पल जी, पहले आपसे शुरुआत करूंगा और ये समझना चाहूंगा, क्योंकि एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है सिचुएशन बना हुआ है। जब भी कोई ऐसी नई फिल्में आती हैं, खासतौर पर बॉलीवुड की, तो सडनली ऐसे नए नए हैशटैग निकल आते हैं और बॉयकॉट शुरू हो जाता है। कितना आसान है ये हैशटैग बनाना और इनको ट्रेंड करवा पाना ट्विटर पर? नहीं, आसान बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ये भी एक पूरा रिसर्च वाला प्रोसेस होता है जिसमें कई सारे हैशटैग्स, जहाँ पे आप काफी सारे वर्ड्स का कॉम्बिनेशन लेके डालते हैं और उसमें से एक कोई पर्टिकुलर हैशटैग होता है जो एज अ यूजर, ट्विटर यूजर, मेरे को समझ में आता है, मैं उसको उठा लेता हूँ और उसके ऊपर मैं अपना मत देता हूँ। तो फिर वो धीरे धीरे स्प्रेड होने लगता है और उसी के हिसाब से वो पर्टिकुलर हैशटैग ट्रेंड होता है। अगर आप किसी भी फिल्म का देखें तो कम से कम 4, 5, 6, 10, कभी कभी तो 25 अलग अलग हैशटैग निकलते हैं, बट ट्रेंड उसमें से एक ही होगा जो ज्यादातर सबको पसंद आता है, जिसपे लोग कमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, और फिर उसी को पकड़ के वो ट्रेंडिंग पे ऊपर चढ़ते जाता है। दैट इज हाउ द नॉर्मल प्रोसीजर इज। कि ये सडनली एक कम्युनिटी बन जाती है जो इस तरह का थॉट साथ में लेके चल रही है, या बॉट्स हो सकते हैं पीछे जो ऑटोमेटेड तरीके से इसको आगे बढ़ाएं? ये दोनों तरीके से होता है। कई बार क्या होता है, जैसे एक सेंटिमेंट होता है कोई भी, मतलब चाहे वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का हो या पर्टिकुलर वर्ग का हो,
तो वो उस वजह से क्या होता है कि ये एक मतलब जिसको अगर हमको उस हैशटैग को ट्रेंड करना है तो हमको खाली फेसबुक के या व्हाट्सएप के 10, 20, 25 ग्रुप में डालना होता है कि भाई ये पर्टिकुलर हैशटैग है जहां पे हम इस पर्टिकुलर एक्टर की या इस पर्टिकुलर फिल्म की आलोचना कर रहे हैं क्योंकि इसने अपनी अपनी मतलब पिछली फिल्म में या कभी कभार कुछ ऐसा कहा होगा जिससे हमारी कम्युनिटी, हमारी संप्रदाय या हमारे ग्रुप को हर्ट हुआ है। अब जैसे ही वो हैशटैग वहां पहुंच जाता है तो ट्विटर पे तो आपको पता है कितने सारे लोग वहां पे है जो मतलब आके कमेंट करते हैं, तो वो कमेंट करना चालू कर देते हैं। होता है उसमें कोई 10, 20, 25% प्लस पॉजिटिव बोलने वाला, 80% उसमें नेगेटिव बोलने वाले होते हैं और फिर उसकी वजह से आ जाता है आपका ऑर्गेनिक कंटेंट। तो ऑर्गेनिक कंटेंट जैसे ही वो बिल्डअप होने लगता है तो कोई ना कोई रहता है कुछ एक बार जो उसका एडवांटेज उठाने की कोशिश करता है, जिसको चाहिए होता है कि वो फिल्म डाउन हो क्योंकि उसकी अपनी फिल्म प्रॉब्ली आ रही हो या मतलब वो नहीं चाहता कि इसकी फिल्म चले। रीजंस तो बहुत से होते हैं। सो एक कोई पर्टिकुलर रीजन पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट काफी सारे रीजंस की वजह से फिर ये मतलब ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है। और नॉर्मली क्या होता है जैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जब भी ट्वीट्स होती है तो हम पिछली ट्वीट पढ़ते हैं और उस पर अपना कमेंट देते हैं, तो जब पिछले वाले का हम जोश देखते हैं उस हिसाब से अगला वैसे भी लिखता है, तो वो भी एक फैक्टर होता है कि पिछले वाले ने कितना स्ट्रांग लिखा है, उस हिसाब से अगला लिखता है। करेक्ट। नीलिमा जी, कितना नुकसानदेह होता है, कितना नेगेटिव होता है ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए? क्योंकि जाहिर तौर पर अगर सडनली सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम लोगों की लाइफ में आज की तारीख में है और सडनली अगर इस तरह की बॉयकॉट XNX फिल्म कर दिया जाए तो उस फिल्म के लिए, उस स्टार के लिए, उस आर्टिस्ट के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है ये? जी, अभी उत्पल जी ने भी बहुत सही तरीके से ये सब विस्तारित रूप में बताया है कि ये कैसे होता है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि इतना असर नहीं होता है और यहाँ पे बॉलीवुड में तो हमारे इंडस्ट्री में एक बोला जाता है कि नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो अ पब्लिसिटी। तो मुझे लगता है कि ये यही हो रहा है बॉक्स ऑफिस पर। यस, थोड़ा असर जरूर होता है, पर यहाँ पे बात हो रही है डार्लिंग नाम की फिल्म की जो कि नेटफ्लिक्स पे आई है, OTT पे आई है, तो उस पे बॉक्स ऑफिस तो है नहीं, पैसा कमाने वाली बात तो है नहीं, टिकट निकाल के तो कोई नहीं रह रहा है। जो नेटफ्लिक्स के मेंबर है वो देखेंगे, चाहिए तो देखेंगे या फिर नहीं देखेंगे। तो इतना असर OTT के लिए नहीं होगा। और आलिया भट्ट को तो मतलब ट्रोलिंग की आदत है, तो उस पर भी ये इतना असर नहीं होगा। बॉयकॉट आलिया भट्ट ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आलिया भट्ट सिर्फ एक्ट्रेस नहीं है इस फिल्म में, बल्कि वो प्रोड्यूसर भी है। फर्स्ट टाइम उसने ये प्रोड्यूस की है फिल्म और इसलिए आलिया भट्ट को बॉयकॉट ऐसा ये ट्रेंड आ रहा है। पर मुझे नहीं लगता कि इतना 10% से ज्यादा असर होगा। व्यूअरशिप पे इतना ज्यादा असर इसका नहीं होगा। और क्या होता है कि नेगेटिव पब्लिसिटी में भी एक क्यूरियोसिटी है कि ओके, अच्छा ये ऐसा हो रहा है, चलो फिर देखते हैं क्या किया है। ऐसा होता है, ये रिवर्स असर भी हो सकता है। OTT पे जरूर होता है, बॉक्स ऑफिस पे, थिएटर में शायद इसका असर हो जाता है, लेकिन OTT पे क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। कंट्रोवर्सी कुछ भी हो तो ऑफकोर्स हम जाके हम देखेंगे, अच्छा डोमेस्टिक वायलेंस से क्या किया है, आलिया भट्ट और सैफ अली ने क्या किया है इसमें, देखते हैं। तो ऐसा ये नेगेटिव पब्लिसिटी भी कभी कभी वर्क हो जाती है, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है और हाइप बढ़ जाता है, चर्चा शुरू होने जाती है। 2 हफ्ते पहले शायद डार्लिंग इस फिल्म की इतनी चर्चा नहीं थी, लेकिन अब बिकॉज ऑफ दिस ट्रोलिंग, बिकॉज ऑफ दिस हैशटैग, अब डार्लिंग चर्चा में आ गई है। लोग देखेंगे, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जाकर देख सकते हैं। तो ये एक नेगेटिव पब्लिसिटी वाला एक असर हो सकता है। यहाँ पर जो बात आप कर रही हैं बिल्कुल वही वो एक पॉइंट है कि नेगेटिव पब्लिसिटी में भी पब्लिसिटी है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब आमिर खान जैसे एक बड़े एक्टर को सामने आना पड़ता है और फिर डिफेंड करना पड़ता है कि नहीं हमारी फिल्म में कुछ गलत नहीं है, आप आइए हमारी फिल्म देखिए, जाकर अलग सिख समुदाय से वो फिल्म को क्लियर करवा कर लाते हैं, इस तरह की चीज़ें सामने हो रही हैं, सपोर्ट करने की कोशिश हो रही है, तो शायद कहीं ना कहीं चिंता ज़रूर है। एक क्वेश्चन ये मन में आता है कि कहीं ये जो फिल्म जो बना रहे हैं ये उन्हीं की मीडिया प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं है कि इस तरह की नेगेटिव पब्लिसिटी की जाए जिससे शायद क्यूरियोसिटी बढ़े, जो बात आप भी कह रही हैं? जी बिल्कुल, ऐसा भी बहुत बार हो चुका है, पहले भी हो चुका है। अब हमने देखा है बंसाली की फिल्मों के बारे में भी ऐसा हुआ है, नेगेटिव पब्लिसिटी बहुत हुई थी, लेकिन असर अपने देखा कि लोग ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं, वो जाके देखते हैं। आमिर खान की बात ही अलग है क्योंकि उनमें तो बहुत ज्यादा मतलब ये बॉयकॉट हो रहा है। पर मैं वही बोल रही हूँ कि बॉक्स ऑफिस में शायद असर हो सकता है। लाल सिंह चड्ढा लोग कितने लोग जाके देखेंगे, अपने पैसा खर्च करके जाके कितने लोग देखेंगे, ये एक अलग बात है। डार्लिंग OTT पे है तो थोड़ा सेफ गेम है। नेटफ्लिक्स सिर्फ इंडिया में नहीं देखा जाता, 90
190 कंट्रीज में देखा जाता है, तो 190 कंट्रीज के लोग तो देखेंगे ही, जरूर देखेंगे। तो मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स पे ये असर नहीं होगा, ये बस एक चर्चा में आने वाली बात उन पर होगी, और दैट्स ऑल। मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ ज्यादा असर होगा। आमिर खान, लाल सिंह चड्ढा इज अ डिफरेंट इश्यू, एंड उसका क्या होगा अब 11 अगस्त को देखेंगे। बिल्कुल। उत्पल जी, आपको क्या लगता है, ये जब नए नए तरह के ट्रेंड्स ऐसे आते हैं और नेगेटिव यहाँ पर पब्लिसिटी की बात हम कर रहे हैं, नीलिमा जी का कहना है कि उसमें भी कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव होता है, तो जो फीलिंग है, जो क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका यंग जनरेशन का है जो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो इन्फ्लुएंस होते हैं? मैंने एक बिल्कुल डिपस्टिक एनालिसिस अपने ऑफिस में किया और मैंने पता किया, तो मेरे यहाँ जो यंग जनरेशन है वो काफ़ी स्ट्रांगली फील करते हैं कि हाँ, अगर मेरे सोशल मीडिया पर इस तरह का कोई हैशटैग चल रहा है तो मैं वो फिल्म देखने नहीं जाऊंगा। लेकिन जो मिडिल एज या सीनियर लोग हैं उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, जैसा नीलिमा जी कह रही हैं कि हाँ, हम एक बार देखेंगे जरूर कि आखिर हो क्या रहा है। कितना इंपैक्ट पड़ता है इस तरह के सोशल ट्रोलिंग का? जी, मेरे हिसाब से जैसा नीलिमा जी ने कहा कि एवरी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, तो वो तो हर एक को चाहिए। लेकिन जैसा आपने एकदम सही तरीके से इसको पकड़ा है, एनालाइज किया है, जो यंगर जनरेशन है उसका जो परसेंटेज है वो डेफिनेटली डिप होता है व्हेन इट कम्स टू बॉक्स ऑफिस सेल्स। तो वो जो है वो डिप हो जाएगा, क्योंकि वो लोग अगर डिसाइड करते हैं कि इसको बॉयकॉट करना है तो वो जेन्युइनली उसको बॉयकॉट करते हैं, फिर कोई जाके देखता नहीं। और जो मिडिल एज या सीनियर सिटीजन्स है वो वैसे भी फिल्म देख रहे हैं, तो वो बोलेंगे कि हमको आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देखते हैं, भाई डोमेस्टिक वायलेंस जिसमें मतलब हस्बैंड को मारा जा रहा है देखना है, चलो, तो वो जाके देखेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम उससे बॉक्स ऑफिस सेल नहीं बढ़ेगी। जो देखने वाला क्राउड है वो वैसे ही रहा, वो मतलब हिला नहीं। लेकिन जो यंगर जनरेशन है, जो बिलो 30 वाला है, बिलो 25 वाला है, वो डेफिनेटली आजकल ट्विटर की वजह से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है। अगर उन्होंने ये एक सेंटिमेंट बना लिया कि नहीं भाई इसको अगर बॉयकॉट करना है, तो वो एक साइजेबल जो पॉपुलेशन है वो डेफिनेटली उसको बॉयकॉट करता है। ये हमने पहले भी देखा हुआ है ट्रेंड कि ऐसा हुआ है कि जो यंगर जनरेशन थी उसने कंप्लीटली उसको बॉयकॉट कर दिया। सेकंड, एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा जिसपे नीलिमा जी ने अभी बताया था कि ये पर्टिकुलर जो फिल्म है आलिया भट्ट की, इसके अंदर अगर आप देखें तो देश का तकरीबन 2% पॉपुलेशन, 3.5 करोड़ मेल्स जो है उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के केस चले हुए, तो उन्होंने डाले हुए केस है कि जहां दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू डोमेस्टिक वायलेंस। अब उन 3.5 करोड़ मेल्स में जो फिल्म देखने वाले लोग हैं, हो सकता है वो डेफिनेटली इसको ना देखें, क्योंकि भाई इसके अंदर तो वही दिखाया गया है जो हमारे साथ हुआ है, उसका मजाक बनाया गया है, दे विल टेक इट दैट वे, तो वो लोग नहीं देखेंगे। तो वो जो 3.5 करोड़ लोग हैं जिनकी केसेस ऑनगोइंग है, उसमें से डेफिनेटली एक साइजेबल पॉपुलेशन होगा जो इस फिल्म को बॉयकॉट करेगा, जिससे इसकी सेल्स पे असर हो सकता है। अभी ऑब्वियसली ये स्क्रीन पे नहीं है, ओटीटी पे आ रही है, तो उससे उनको फर्क नहीं पड़ता, बट यस, व्यूअरशिप थोड़ी सी घटेगी, पीपल विल नॉट प्रेफर सीइंग। लेकिन यही अगर थिएटर में हुआ होता तो डेफिनेटली उसके कलेक्शन पे असर हो गया होता था। बिल्कुल, अगर थिएटर में होता तो जरूर असर पड़ता, ये बात बिल्कुल क्लियर है आप जो बता रहे हैं। नीलिमा जी, आप फिल्म क्रिटिक हैं, आप प्रोड्यूसर से मिलती होंगी, आप फिल्म स्टार से मिलती होंगी, और इस तरह की चीजें आज नहीं कई सालों से चल रही हैं। ये जब से सोशल मीडिया आया है तब से ट्रोलिंग भी आई है और हर तरह की चीजें हो रही हैं। एक फिल्म स्टार या एक प्रोड्यूसर फिल्म का इस पूरी सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है? हमने क्योंकि कुछ फिल्म स्टार के ये भी स्टेटमेंट सुने हैं कि हम आपको फिल्म देखने नहीं बुला रहे हैं, आप नहीं आए तो मत आइए, कोई बात नहीं, हमने एक फिल्म बनाई है और हमें लगता है कि हमारे फैन फॉलोइंग है, वो आके देखेंगे, अगर आप बॉयकॉट कर रहे हैं तो करने दीजिए। क्या एक डिस्कनेक्ट है कि सोशल मीडिया में जो लोग हैं वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं और जो प्रोड्यूसर और फिल्म एक्टर्स हैं उन दोनों के बीच को डिस्कनेक्ट दिखता है आपको? जी, लगभग 2 साल ये सब हो रहा है। जैसे हमने कहा, ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है, लगभग 2 साल, पिछले 2 सालों से बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड चलते जा रहा है। एंड नाउ बॉलीवुड सेलर्स आर लाइक दे आर नॉट गिविंग अ डैम। तो बोल रहे हैं फिल्म देखनी है तो देखो, नहीं तो मत देखो। पर ऑफकोर्स प्रोड्यूसर्स पे असर जरूर होता है। आलिया भट्ट अगर प्रोड्यूसर के अभी ये प्रोड्यूस कर रही है तो उसने ये सोचना चाहिए था। चॉइस ऑफ सब्जेक्ट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अनुष्का शर्मा ने जब फिल्म प्रोड्यूस की थी तो उसने NH-19 की थी, तो वो एक रेप के अगेंस्ट कुछ बोला गया था, वो एक स्टेटमेंट था, वो एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट स्टेटमेंट था। ऐसा कुछ करना चाहिए था आलिया भट्ट ने। हालांकि उसने डोमेस्टिक वायलेंस भी कुछ अलग तरीके से दिखाना चाहिए था। यहाँ पे बहुत ही ब्रूटली ये सब दिखाया गया है, तो सही गलत की बात तो है ही, तो ये कुछ अलग तरीके से दिखाया जाता। डोमेस्टिक वायलेंस में कुछ सीरियस अच्छा अलग एक टॉपिक होता तो फिर चलता, लेकिन यहाँ पे जो सामने आ रहा है वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है,
और पब्लिक है तो वो तो वोट देगी ही, वो बोलेंगे कि ये नहीं सही है, तो ऑफकोर्स पब्लिक है, जनता दरबार है, लेकिन कुछ सेलेब पर्सन टू पर्सन ये डिफर करता है। कुछ सेलेब ऑडियंस का वोट बहुत इंपॉर्टेंट सोचते हैं, लेकिन कुछ सेलिब्रिटी सोचते हैं कि नहीं यार मेरा कुछ वो एटीट्यूड ही नहीं है, मैं इग्नोर करूंगी और मैं आगे जाऊंगी। उन पे ये असर शायद नहीं पड़ेगा क्योंकि उनकी आगे की 4 फिल्में लाइंड अप है, लेकिन कुछ सेलिब्रिटी को ये ऑफकोर्स ये असर पड़ता है, वो ये सीरियसली लेते हैं। आमिर खान ने सीरियसली लिया, वो आगे आया, तो बोला कि आई लव माय कंट्री, प्लीज वॉच माय फिल्म। तो मुझे लगता है कि आमिर खान ने अभी जो किया, आलिया भट्ट ने शायद कुछ स्टेटमेंट अगर वो उनसे आता है तो यस आई एम वेटिंग फॉर इट, अदरवाइज ये उन्हीं सेलिब्रिटीज में है जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लोग कुछ भी बोले वो अपना काम करते जाएंगे। ऐसे तो 2 कैटेगरीज के सेलिब्रिटीज है अभी बॉलीवुड में। बिल्कुल, तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, ये सेलिब्रिटी टू सेलिब्रिटी डिफर करेगा कि वो किस तरह रिएक्ट करते हैं किसी भी गिवन सिचुएशन में। लेकिन दोनों ही मेहमान मेरे ये बात तो कह रहे हैं कि एनी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी, कम से कम चर्चा में आती हैं बातें, लोग कम से कम क्यूरियस होते हैं। अब उसके बाद वो फिल्म देखनी है या नहीं देखनी, वो फैसला उनके ऊपर छोड़ा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया उत्पल जी और नीलिमा जी समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ अहम खबरों का रुख करते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में बुधवार को सील की गए यंग इंडिया दफ्तर पर फिर से प्रवर्तन निदेशालय की टीम जांच के लिए पहुंच गई है। जांच के दौरान कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी यंग इंडिया के दफ्तर में मौजूद रहे। नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग में यंग इंडिया के दफ्तर को सील करने और दिल्ली कांग्रेस ऑफिस के बाहर सुरक्षा बढ़ाए जाने को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी आई है। राहुल गांधी ने कहा है कि उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सच्चाई को बैरिकेड नहीं किया जा सकता। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे ये कुछ भी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। रण छोड़ने भी नहीं देंगे और भागने भी नहीं देंगे। मतलब ठीक है, संबित पात्रा कह रहे हैं कि भागने नहीं देंगे और रण की बात कर रही है, लड़ाई की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। भागने की कौन बात कर रहा है? भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए सुनिए बात, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं, समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा काम है, राहुल जी सुनिए जी, बोलने दीजिए जी, ठीक है। जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने एक और एक्शन लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के वरिष्ठ सांसद राहुल गांधी से पूछताछ के बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ हो रही है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी के रडार पर हैं। इससे पहले खड़गे ने आज सदन में भी इस मुद्दे को उठाया था और इसे डराने के लिए की गई कार्रवाई बताया। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप को लेकर संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब सदन चल रही थी, ऐसे समय में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को ईडी का नोटिस आया और वो जाना पड़ा समन के लिए। लगभग 80 वर्षीय पिछले 52 साल से देश की किसी न किसी सदन में खासकर सदस्य, इतना लंबा उनका एक जनप्रतिनिधि होने का उनका एक इतिहास रहा है और उन पर उनका पाक सामन साफ उनका दामन है और उनको ईडी यहाँ से नोटिस दे रही है और उनको जाना पड़ा 12:30 बजे। तो जिस प्रकार से सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, विपक्ष को निशाने पे लिया जा रहा है और विपक्ष की आवाज़ दबाने की जो प्रयास हो रही है, ये मैं समझता हूँ कि देश के लिए अच्छा नहीं है। ये प्रजातंत्र और संविधान की भावना के खिलाफ है। और अब बात महाराष्ट्र में चल रहे ईडी के एक्शन की। पात्रा चौल घोटाले मामले में ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने उन्हें शुक्रवार को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। वर्षा राउत के खाते में लेन देन के बाद ईडी ने उन्हें समन जारी किया है। वहीं दूसरी तरफ पात्रा चौल घोटाले में गिरफ्तार संजय राउत को आज ईडी की स्पेशल अदालत से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने राउत को 8 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। आमच्या माथेरानच्या शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांवर निगरूढ हल्ला झाला, त्यातल्या मारेकऱ्यांचं आजही पकडले गेले नाही। प्रसाद सावंतवर जो हल्ला झाला, जीवघेणा हल्ला, त्याला पुन्हा जीवघेणी धमक्या येत आहेत, त्याच्यावर आजही
कुठलीही कारवाई झाली नावं दिलेली असताना सुद्धा त्यांना पकडलं जात नाही. ते वाहन त्यांच्या कॅमेऱ्यात आले तेही पकडलं जात नाही. आणि ज्या काही प्रतिक्रिया उमटतात त्याच्या पूर्वीच्या लक्षात घ्या, शिवसेनेकडून आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी जो संयम पाळला त्यामुळे कुठेही प्रतिक्रिया उमटली नाही. उलट ठाण्यामध्ये किंवा डोंबिवलीमध्ये, उल्हासनगरमध्ये आमच्या कार्यकर्त्यांना मारहाण होते. तिथं तर एका महिलेनं ते संबंध कार्यालय वाचवलं. काल परवाकडे सुद्धा जाऊन 200-400 लोक घुसून तिथे त्या महिलांवर सुद्धा हात उगारला जातो. आणि उलट ज्यांना मारहाण केली, मार लागला त्यांच्यावरच पोलीस कारवाई करतात. पूर्व कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बता दें कि कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में बीजेपी के दिल्ली स्थित मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पार्टी महासचिव अरुण सिंह, राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी मौजूद रहे। वहीं बिश्नोई के साथ रेणुका बिश्नोई भी भाजपा में शामिल हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा आह्वान के बाद देश भर में तिरंगे झंडे की जोरदार मांग हो रही है। पूरे देश में आज़ादी के 75वें साल को मनाने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। देश भर के बाजारों में तिरंगे झंडे की मांग में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि बाजार में झंडे मिल ही नहीं रहे हैं। कई राज्यों जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार आदि में जहां भी कपड़ा मंडियां हैं, वहां लोगों ने अन्य रूटीन काम छोड़कर तिरंगे झंडे बनाना शुरू कर दिया है। हर घर में तिरंगा कैंपेन स्टार्ट हुआ है गवर्नमेंट से, तो फिर लास्ट ईयर से कंपेयर करें 15 अगस्त से और इस ईयर सेल्स बहुत ज़्यादा है, बिकॉज अभी सब लोग इवन रिटेल कस्टमर्स और बाकी स्मॉल ट्रेडर्स भी हमसे ले रहे हैं, तो फिर ऐसे बिजनेस बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी सबके घर पे एक झंडा रहेगा, तो ये सिर्फ इस साल के लिए नहीं, कंटिन्यूसली अब जितने भी साल देखे जाए तो सबके घर पे एक झंडा तो भी रहेगा ही। बिजनेस भी हो रहा है और क्या बोलते हैं, कैंपेन भी अच्छा चल रहा है, तो फिर अच्छा है। पब्लिक में उतना एक्साइटमेंट दिख रहा है कि हर घर तिरंगा ये साल अपने को लगाना है, तो ये साल हम लोग भी एक्साइटेड है बहुत कि कस्टमर्स को हम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, अलग अलग टाइप के वैरायटीज़ उनको दे रहे हैं, सो दैट वो लोग भी उतने ही इक्वली पार्टिसिपेट करें और अपने को उतना ही इक्वली सपोर्ट करें ये चीज़ में। हम लोग जो है कि जितने भी हमारे ये डाकघर हैं कानपुर रीजन के अंतर्गत, कानपुर, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, महोबा और कन्नौज, फर्रुखाबाद, यहाँ पर सभी जगह जो है क्या नाम झंडे उपलब्ध हैं, जो कि आम जनता के लिए वो जो है क्या नाम झंडे खरीद सकते हैं। और एक झंडे की जो कीमत है वो 25 रुपये रखी गई है। Normally we know the people coming requirement, we know that requirement, but this time it is double or triple requirement is there, so we keep only the previous year requirement only we are keeping here, and we give the order only for that one, but only after that the government take decision for hoisting all houses, so the demand is more. 15 अगस्त से पहले खुफिया एजेंसी ने आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली पुलिस को अलर्ट रहने को कहा गया है। 15 अगस्त को लेकर होने वाले कार्यक्रम स्थलों पर सख्त निगरानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली खुफिया एजेंसी आईबी ने आतंकी हमले का अलर्ट जारी कर दिल्ली पुलिस को अलर्ट रहने को कहा है। आईबी ने 10 पन्नों की रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में आईबी ने बताया है कि पाकिस्तान जैश और लश्कर के आतंकियों को उकसा रहा है। रिपोर्ट में बड़े नेताओं और भीड़ वाली जगहों को निशाना बनाए जाने की आशंका व्यक्त की है। आईबी ने अपनी रिपोर्ट में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर हमले का जिक्र भी किया है और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि 15 अगस्त को लेकर होने वाले कार्यक्रम स्थलों पर सख्त निगरानी बरती जाए। कश्मीर में भी किसी बड़े हमले की आशंका का आईबी ने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया है। आईबी ने रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली पुलिस और दूसरे राज्य लश्कर ए खालसा नाम के नए संगठन जिसको आईएसआई ने बनाया है, इसमें अफगान फाइटर को शामिल किया गया है। ये आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सकता है, इसलिए 15 अगस्त से पहले इस पर नजर रखी जाए। उत्तराखंड में तबाही की बारिश हो रही है। पहाड़ टूट रहे हैं, सड़कों पर मलबा है, नदी नाले उफान पर हैं। ये तस्वीरें नैनीताल की हैं, जहां भारी बारिश के बाद बलिया नाला का एक हिस्सा ढह गया, लैंडस्लाइड हुआ और एक बड़ा हिस्सा भर भर कर खाई में जा गिरा।
चट्टान के खाई में गिरने की भयावह आवाज़ ने ज़्यादातर के पास रहने वाले लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया और वहां रह रहे लोगों को फौरन सुरक्षित जगह पर जाने को कहा। लोगों ने बताया कि लैंडस्लाइड में बड़े बड़े बोल्डर गिरने की आवाज़ें आ रही थी। पुलिस ने मुनादी कर सभी को इस क्षेत्र से दूर रहने को कहा है। और स्वदेश आर के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।